नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सॉरी। आप सभी तैयारी में लगे हुए हैं यूपी पुलिस की, जैसे कि फॉर्म भरे जा रहे हैं और भर भी गए हैं। ठीक है। आपको एक दो क्लास हिस्ट्री की मेरे द्वारा दी जा चुकी हैं। अभी क्या है कि आपका बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज थी कि कम से कम हमें जीएस का सिलेबस तो पता हो। जब तक हमें जीएस का सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे। तो आज मैं पहले एक बार जीएस का जो भी सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और बच्चे सिलेबस इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके क्या करना है आपको कि अपने जो लाइब्रेरी है या कहीं पर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लगा लेना। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्लासेस लेनी है कंटिन्यू। ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। एक बार मैं सिलेबस को डीपली एक एक पॉइंटों के द्वारा मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि क्या क्या पूछा जाएगा और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं फिर हम। जैसे इतिहास है, इतिहास की क्लास मेरे द्वारा ही ली जा रही है। इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है जो यूपी पुलिस के ओरिएंटेड है। उसमें क्या है, एक तो प्रागैतिहासिक काल है। इसमें प्रागैतिहासिक काल में भी और कुछ नहीं है, सुनिए, केवल इतना ही नहीं है। पाषाण काल यानी लोहिरा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। सॉरी, मुझे खांसी है थोड़ा, तो इग्नोर करना इस चीज को। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इंपोर्टेंट क्या है, प्रमुख स्थल पूछे जाएंगे इससे संबंधित। पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा है, क्योंकि अब एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, एग्जामिनर टफ क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वो स्थल दे देंगे, दो चार स्थल। उसमें से क्या करेंगे कि आपको ये बताना पड़ेगा कि यह स्थल कौन सा है, पुरापाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है या मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो ऐसे पाषाण काल के स्थलों को आप अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा एक आता है आपका भीमबेटका। भीमबेटका क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है तो भीमबेटका को भी अच्छे से पढ़ लेना। बेलन घाटी, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये भी बताई जाएगी, हालांकि मैं बताऊंगा भीमबेटका से संबंधित और बेलन घाटी से संबंधित जितने भी हैं। अब आइए सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता। वेरी 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट आएगा ये। एक बार मैं कलर चेंज कर दूं। ठीक है, इंपोर्टेंट। इसमें प्रमुख नगर जितने भी साइट्स हैं, ठीक है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखी गढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, ये सारी जितने भी हैं वो नगरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और विशेष तौर पर इनकी सभ्यता है। विशेषताएं क्या, इसकी नगर नियोजन में विशेषता क्या थी, वो मुद्रा क्या थी, लिपि क्या थी, सामाजिक और आर्थिक जीवन इन लोगों का क्या था, क्या करेंसी थी, बार्टर सिस्टम था नहीं था, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, या बार्टर सिस्टम था तो कहां से होता था, इनका व्यापार कहां से होता था, तो वो आपको पता होना चाहिए। इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, जो लिपि थी वो किस उसमें लिखी गई है वो भी पता होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक जीवन भी इनका पता होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है वैदिक काल। वैदिक काल में हमें तीनों चीजें पढ़नी है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब इनके सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में, हालांकि इसकी क्लासेस मैंने ले ली है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन, अभी उसकी रह गई है, लेकिन सामाजिक और हमारा भौगोलिक स्थिति वो मैंने कर दिया तुलनात्मक अध्ययन, अभी अगली वीडियो में वही आएगा मेरा। ठीक है, तो आप एक तो इसको क्लियर कर लेना। दूसरा, फिर इसके समानांतर फिर आगे चल करके आता है ऐतिहासिक इरा में जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, महावीर स्वामी को पढ़ना है, गौतम बुद्ध को पढ़ना है, और इसी में त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग, इनको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम मौर्य काल पे। मौर्य काल में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक के शिलालेखों को। वेरी इंपोर्टेंट, इनको मार्क कर लीजिएगा एक अलग स्पेशल, उसमें इसको अलग उससे मार्क कर लेना, अशोक के शिलालेख। बिंदुसार को भी, अशोक को तो पढ़ना ही पढ़ना, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर गुप्त काल में, गुप्त काल की क्या आती है, स्थापत्य ज्यादा आती है, आर्ट एंड कल्चर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं गुप्त काल से संबंधित। अब उसमें समुद्रगुप्त हो या चंद्रगुप्त हो, विज्ञान कला साहित्य, ये इसके आपको पढ़ने पड़ेंगे और डीपली पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब पहले जैसा क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। कभी आप सोचो कि इतना आसान से पहले जैसे आ जाते थे, अब नहीं, अब तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे हो रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। दूसरा एक आता है फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब इसमें दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में क्या है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और सैयद लोधी वंश, ये दिल्ली सल्तनत के हैं। ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत में जो आपको पढ़ना है वो इनके युद्ध वगैरह कोई नहीं पूछेगा अब, क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो युद्ध तो रेयर ही है कोई पूछा जाए। लेकिन आपको इसके आर्ट एंड कल्चर पता होनी चाहिए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पता होनी चाहिए कि खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी का क्या सिस्टम था, या गुलाम वंश का क्या सिस्टम था, या तुगलकों का क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है मुगल। मुगलों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका अकबर को ले लो। अकबर से संबंधित क्या था, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, इनकी स्थापत्य पूछी जाएगी जरूर, इन्होंने किसने कहां कहां पर क्या क्या बनाया। हुमायूं और बाबर में इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसका ज्यादा पूछा जा सकता है तो हुमायूं का युद्ध पूछा जा सकता है कि हुमायूं के जो युद्ध हुए थे, ठीक है, चौसा, बिलग्राम वगैरह, वो युद्ध पूछे जा सकते हैं। औरंगजेब अंतिम सम्राट था 1707 में, ठीक है। औरंगजेब का प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा, औरंगजेब का प्रशासन बहुत कठोरा था, दमनकारी भी था, तो औरंगजेब के प्रशासन को आप देख सकते हैं एक बार, इसमें प्रशासन से संबंधित पूछी जाएगी। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा, जहांगीरदारी प्रथा, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन है ये हमारा आधुनिक भारत का वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन। आधुनिक भारत में इंपोर्टेंट सेक्शन कौन सबसे ज्यादा, ये एक तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इनका सीक्वेंस पूछ लेगा कि कौन कौन सी कंपनी कब कब आई, ठीक है। सीक्वेंस, पहले ब्रिटिश आए, डच आए, कौन डेनिश आए, जो भी आए आपको वो, पहले फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। पहले कौन आए थे ये मैं सब पढ़ाऊंगा, हालांकि पुर्तगालियों को पढ़ना है, डचों को पढ़ना है, फ्रांसीसी को पढ़ना है, अंग्रेज को पढ़ना है, इन्होंने पहली पहली अपनी बस्ती कहां कहां पर बसाई, कौन कौन सी बसाई। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अंग्रेजी शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है। फिर आता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये जितने भी चले थे, उत्तर भारत के अलग और दक्षिण भारत के अलग, उत्तर भारत के अलग और दक्षिण भारत के अलग, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कुछ दक्षिण भारत में चले थे, कुछ पूर्वी भारत में चले थे, बंगाल में, तो वो आपको देख लेना, ठीक है। या सती प्रथा वगैरह, कुछ जो कुरीतियां थी समाज में, उनको भी अलग अलग एक्ट बना करके बंद किया गया था, विधवा पुनर्विवाह या फिर सती प्रथा, ये सब है, उनको आप पढ़ लेना एक बार। फिर आता है हमारा 1857 का विद्रोह, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 1857 का विद्रोह, इसका अभी नाम भी बदल दिया गया, जो नाम बदला गया है वो आप मुझे कमेंट में बताना कि अब इसका नाम क्या हो गया है, ठीक है। 1857 के विद्रोह का अब नाम क्या हो गया है, ठीक है। इसका 1857 का विद्रोह, इसका कारण क्या था पूछा जा सकता है। प्रमुख नेता, कारक, कारण, प्रमुख नेता, परिणाम, ये भी पूछा जा सकता है। परिणाम, क्या परिणाम रहा 1857 क्रांति का। आगे आते हैं हम स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन हुए, कांग्रेस के मुख्य मुख्य जितने भी अधिवेशन हुए वो सारे पढ़ लेना, चाहे वो लाहौर का अधिवेशन रहा हो, ठीक है, या कलकत्ता अधिवेशन रहा हो, नागपुर अधिवेशन रहा हो, और अन्य जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो सारे आप पढ़ लेना एक बार। एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 7 अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, वो भी आप पढ़ लेना। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 9 अगस्त 1942 वाला, वो भी आप पढ़ लेना। इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, अभी रिसेंटली किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था किसी एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राममोहन राय को पढ़ना है, ब्रह्म समाज को पढ़ना है, आर्य समाज को पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण अधिनियम जितने भी थे 1858 से लेकर के 1935 तक के जितने भी अधिनियम थे, 1858 का, 1909 का, 1919 का, 1935 के अधिनियम, ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेगा। अब आ जाते हैं हम पॉलिटी पर, पॉलिटिकल साइंस में। हिस्ट्री का यही सिलेबस था, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर हो गया है, ठीक है। और इसमें भी मैं वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उससे अलग मैं आपको बिल्कुल भी कुछ भी ना पढ़ा रहा हूँ, फालतू की चीजें कुछ नहीं पढ़ा रहा, आपको सिर्फ वही वही पढ़नी है जो मैं बता रहा हूँ, और वही एग्जाम में आएगी, ये डेफिनेट है। उससे अलग कुछ भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। एक तरह से पूरी तरीके से तो गारंटी नहीं कह सकते कि एग्जाम के मूड में कुछ भी आ जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि इसमें पूछेगा। भारतीय संविधान की मूल जानकारी क्या थी, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान की विशेषताएं, संविधान के निर्माण, संविधान सभा और लागू होने की तिथि, ठीक है। दूसरा, संविधान के भाग और अनुच्छेद, ये देख लेना। 22 भाग हैं, तब भी और आज भी 22 ही भाग थे।
और अनुसूचियां तब 8 थी, आज 12 अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेद 395 तब थे और 395 ही अनुच्छेद अब हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहां कहां तक इसका विस्तार है भारत का। तीसरा, नागरिकता क्या है इसकी, सिटीजनशिप, नागरिकता लेने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखो मैं आपको सारे भाग बताता हूं इसके, एक तरह से फिर से सुन लीजिए। संविधान का भाग 1 से 22 तक के हैं। पहले भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक कर्तव्य, और चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आ जाइए, मौलिक अधिकार हो गए। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक के। आप क्या पढ़ेंगे, कितने 6 मौलिक अधिकार हैं, वही समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, धर्म की स्वतंत्रता नहीं, सॉरी ये तो बाद में आएगा, इसमें पूरे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 23-24 आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, ये भी आता है। इस पर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट भी दिया है कि इसका ज्यादा यूज हो रहा है, और स्पेशल दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं 32 को। और आपको मैं बता दूं, संविधानों का उपचारों का अधिकार यानी मूल कर्तव्यों को, सॉरी मूल अधिकारों को अमिटमेंट में लाने के लिए, शायद पीछे मूल कर्तव्य था, पीछे मूल कर्तव्य था, हाँ ये मूल कर्तव्य, ये भाग 4A, 4A में है, ठीक है ना। हाँ वो मूल अधिकार ये है 3 में, मूल कर्तव्य अलग है। ठीक है, तो ये कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो एक्स्ट्रा पावर दी गई है उससे संबंधित है ये। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, देखिए फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है, वो आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल और शक्तियां, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और इसकी शक्तियां, और सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, लोकसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व कब है, किसमें है लोकसभा, 80, हाँ तो वो पढ़ लेना। ठीक है, हालांकि मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। अब आ जाती है हमारी संसद। संसद, संसद किन किन से मिलकर के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन दोनों को मिलाओ प्लस राष्ट्रपति। अरे ऐसे लो इसको, राष्ट्रपति। ठीक है, साफ सा लिखूं, गलत लिख गया तो फिर से लिखता हूं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। संसद की शक्तियां, विधायी शक्तियां, संसद के पास में कौन सी शक्तियां होती हैं, विधायी और कार्यकारी दोनों, क्योंकि मंत्रिमंडल भी संसद में से निकल करके जाता है। विधेयक, बिल और बजट, ये पढ़ेंगे। न्यायपालिका में क्या पढ़ना है आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायिक समीक्षा और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कब करता है, किस अनुच्छेद में होती है। राज्य सरकार को पढ़ लेना, राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, राज्य विधानमंडल पढ़ना है। स्थानीय शासन में पंचायती राज, नगरपालिका और 73वां 74वां संविधान संशोधन, ये पंचायती राज और नगरपालिका से संबंधित था जो हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं भूगोल। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में एक तो पृथ्वी, इसकी संरचना, अक्षांश और देशांतर, इनको पढ़ लेना, पृथ्वी के घूमने की गति वगैरह। साइंस इतनी नहीं आएगी, मैं आपको पहले बता दूं, साइंस ना के बराबर आएगी। एक तो क्वेश्चन कोई आया तो आया, अदरवाइज साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये आएंगे। पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, समुद्र, नदियां, और वायुमंडल में वायुमंडल की परतें, मौसम और जलवायु, मानसून, ये आएगा। ठीक है, स्थलमंडल में पर्वत, पठार और मैदान, जलमंडल में महासागर, समुद्र और नदियां, और वायुमंडल में हमारा वायुमंडल की परतें, मौसम और जलवायु विज्ञान। ठीक है, अब आते हैं इसमें भारतीय भूगोल में भौतिक संरचना, हिमालय, वो तो वर्ल्ड का था, अब यहाँ पर आ जाइए। भौतिक संरचना, हिमालय और उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, क्लियर है। नदियों में कौन कौन सी, चाहे वो गंगा नदी तंत्र हो, गंगा नदी तंत्र, इसकी सहायक नदियां, ठीक है, नदी तंत्र बोल देता हूं मैं, नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र,
प्रायद्वीपीय नदियां जितनी भी हैं, ठीक है वो। और जलवायु, जलवायु भी आपको पढ़नी है, मानसून की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और वर्षा वितरण, वर्षा का वितरण कहाँ कहाँ होता है, कितना होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं एक ये भारत की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी, काली मिट्टी कहाँ मिलेगी, लाल मिट्टी कहाँ मिलेगी, लेटराइट मिट्टी, सारी मिट्टियां पता होनी चाहिए। और कौन सी मिट्टी किस चीज के लिए उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन भी होने चाहिए, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम, लौह अयस्क, ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। और कृषि भूगोल, फसलें खरीफ, रबी और जायद, हरित क्रांति, ये भी आपको पता हो। और इससे संबंधित और 2-3 चीजें हैं, जैसे हरित क्रांति, केवल हरित क्रांति नहीं, कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए और कितनी कितनी योजनाएं चल रही हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। विश्व भूगोल में महाद्वीप आ जाएगा, महासागर आ जाएगा, प्रमुख देश और राजधानी आ जाएंगे। महाद्वीप आ जाएगा, महासागर आ जाएगा, प्रमुख देश और राजधानी आएंगे। जनसंख्या और परिवहन में जनसंख्या वितरण, जनगणना, जनसंख्या वितरण, जनगणना, ठीक है। और आपका परिवहन संसाधन, जनसंख्या एवं परिवहन में जनसंख्या वितरण आएगा, जनगणना आएगी, और परिवहन संसाधन, जो जितने भी इसके हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है जीएस का। अब आपको बिना देर किए हुए, आपके पास में सिलेबस है, इसकी फोटोकॉपी निकालना, अपने पास लगा लेना, इससे अलग और कोई भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, इसी में से आएगा जीएस का। जीएस 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 करके आपने एक जो डर बैठा रखा है अपने दिमाग के अंदर, उसको निकाल दीजिए। और लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस बनते हैं, वही घूम घूम करके आ जाएंगे आपको फंसाने के लिए। तो आप बिना देर किए हो कुछ मत करो, जितना मैं बताऊं उतना आप पढ़ते जाना, उन्हीं क्लासों को देख लेना, वो एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगी। कांस्टेबल के लिए 100% उसी में से आना है, ज्यादातर चांसेस यही है कि उसी में से आएगा, जो मैं कांस्टेबल की क्लासेज आपको मैं कराऊंगा। तो ठीक है, बने रहना, वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना, देखना वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, इसको नोट डाउन करके रख लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना जो हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास चलेगी, हिस्ट्री में वैदिक सभ्यताएं और वैदिक संस्कृति चल रही थी हमारी, उसमें हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का। अभी हमारा सामाजिक अध्ययन चल रहा था, अब उसके बाद में क्या होगा, धार्मिक और आर्थिक अध्ययन, दोनों का तुलनात्मक करेंगे। उसके बाद में वैदिक से संबंधित सारा खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो चलेगा, आपको जो 600 BC के बाद में जैन और बौद्ध धर्म, इनको हम पढ़ना करेंगे क्लियर। ठीक है, धन्यवाद।